हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसी से, या बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम, नॉट ओनली बीपीआई स्पोकन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज डाइकॉटमी। डाइकॉटमी का मतलब क्या होता है? देखो, डाइकॉटमी का मतलब पढ़ने से पहले एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। देयर इज ऑफन अ डाइकॉटमी बिटवीन व्हाट पॉलिटिशियंस से एंड व्हाट दे डू। क्या मतलब समझ में आया? ऑफन मीन्स अक्सर। तो अक्सर क्या होती है? डाइकॉटमी होती है, जो पॉलिटिशियंस कहते हैं और जो करते हैं, डाइकॉटमी होती है। कहने और करने में डाइकॉटमी होती है, मतलब जो वो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं। आप समझ गए ना, पॉलिटिशियंस क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करते हैं। तो उन दोनों की जो बीच की बातें होती हैं वो एकदम क्या करती हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कहा आपने कुछ और किया आपने कुछ और ही। तो वो दोनों बातें जो हैं वो एक दूसरे के कंप्लीटली क्या हैं, ओपोजिट हैं, एक दूसरे के कंप्लीटली अलग हैं, अगेंस्ट हैं। कॉन्ट्रा का मतलब आपको पता है? कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है अगेंस्ट। कॉन्ट्रा का मतलब होता है वो चीज अगेंस्ट है। और डिक्ट का मतलब होता है कहना, टू स्पीक। तो आपकी जो बातें हैं अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो मतलब आपके जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में ही मैच नहीं कर रहे, वो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, सो डाइकॉटमी मतलब आपके कथन में, आपके कहने में और आपकी करनी में, आपके करने में, दोनों में एकदम अंतर है। मतलब एकदम टू पोल्स अपार्ट हो गए, एकदम अलग अलग हो गया है, वो डाइकॉटमी हो गया। हमारा लाइफ भी तो डाइकॉटमी हो सकता है ना। जैसे सपोज करो कि मैं अभी यहाँ पे एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ, लेकिन सपोज कि मुझे अगर बहुत अच्छा डांस आता तो मैं एक डांसर भी हो सकती थी, बट मुझे आता नहीं है इन रियल। तो अब ये मेरी लाइफ एज अ टीचर हो गई, बट इसके ओपोजिट में मेरी लाइफ एक डांसर हो गई। टीचर में क्या होता है, एक डिसेंट होना होता है हमें ना। टीचर का मतलब होता है कि जिसके एक अपने कुछ कायदे होते हैं, आपको कुछ हद तक लिमिट में रहना होता है ना। और डांसर का मतलब है आपको कंप्लीटली अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना है, तो वो डांसर हो गए। दोनों आपस में प्रोफेशंस कैसे हैं? जस्ट ओपोजिट हैं, है ना। सो ये भी आप कह सकते हैं। सो डाइकॉटमी मीन्स अ डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीटली ओपोजिट आइडियाज और थिंग्स। तो पैराडॉक्स है, आप कह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन है, स्प्लिट है उन दोनों के बीच में। तो अक्सर डाइकॉटमी होती है, जो पॉलिटिशियंस कहते हैं और वो जो करते हैं, यानी उनमें कंप्लीटली क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शंस होता है, कंप्लीटली वो एक दूसरे के ओपोजिट ही उनकी बातें होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना, अभी आई एम श्योर कि आपने पहचान लिया होगा। आर्टिकल देखो, फिर उसके बाद डाइकॉटमी, फिर प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन से तो ये अलग हो गया, तो आर्टिकल इसी के लिए आया, यानी कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना। सो टू बिकम और मेक समथिंग बिकम, मतलब करना, या उसको वो हो, मतलब टू बिकम वो खुद से हो रही है, या आप उसको कर रहे हैं कि वो चीज और बड़ी हो जाए और सीरियस बन जाए। आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। गाड़ी में जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी की स्पीड को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको और इंटेंसिफाई करते हैं, है ना। अच्छा, एक्सेलरेट, आज एक और शब्द आएगा। मैंने कल पोस्ट, हाँ मुझे एक बात याद आई पोस्ट से, पहले ये कंप्लीट कर लूँ फिर बात करेंगे। और एक्सेलरेट का एंटोनिम क्या होगा, उसको घटा रहे हैं आप, इंक्रीज का ऑपोजिट डिक्रीज हो गया, उसको लेसन कम कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं, कम कर रहे हैं आप उसको। तो प्रॉब्लम को भी आप एक्सेलरेट कर सकते हैं ना, जैसे आग में घी डालना, तो वो भी तो बात को एक्सेलरेट ही करते हो आप। आग में घी डाल दिया, मान लो आपके फादर ऑलरेडी अपसेट है आपके भाई से, और आपने आके एक और ऐसी बात बता दी कि आपकी सिस्टर ने आके, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया, उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया उस चीज़ को, उसको और बढ़ा दिया, उनके गुस्से को, उस सिचुएशन को और खराब कर दिया, उसको वर्सन कर दिया। लेसन मतलब LESSEN, लेसन, याद रखना ON और EN में अंतर है। EN वाला जो है ये आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना। ठीक है, तो डिक्रीज करना, लेसन, डिमिनिश। तो दे एक्सेलरेटेड द कॉन्फ्लिक्ट, वही कॉन्फ्लिक्ट मैंने वही बोला कि उनके बीच में डिसएग्रीमेंट था, और उस चीज को उसने और ज्यादा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, उसको और सीवियर बना दिया।
मुझे याद है मैंने आई थिंक परसों एक पोस्ट पे मैंने आपको पूछा था कि मुझे आप सिनोनिम बताइए। सिनोनिम मैंने पूछा था एम्बिग्विटी का। पास्ट में लास्ट में क्या लगा हुआ है? एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस नहीं है वो, एम्बिग्विटी है, आईटीवाई लगा हुआ है। जब भी शब्द के लास्ट में आईटीवाई लगता है तो वो नाउन होता है। और अगर हम किसी भी नाउन का अगर हम सिनोनिम या एंटोनिम मार्क करेंगे तो हम उसका सेम ही तो फॉर्म मार्क करेंगे ना यार। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सेलरेट है, एक्सेलरेट वर्ब है। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे चाहे इसके सिनोनिम्स लिखे हों, चाहे मैंने इसके एंटोनिम्स लिखे हों, सब ये वर्ब के फॉर्म में ही है। तो ये इंक्रीज, राइज, एक्सेलरेट, इंटेंसिफाई, डिक्रीज, लेसन, डिमिनिश, ये सब आपके आपके वर्ब है। डाइकोटमी नाउन है, सो पैराडॉक्स, कॉन्ट्रडिक्शन, स्प्लिट, ये सब यहाँ पे नाउन के फॉर्म है। तो अगर मैंने आपको एम्बिग्विटी पूछा है, एम्बिग्विटी क्या है? नाउन है। आंसर भी क्या होगा आपका? आई थिंक एम्बिग्विटी ही था। आंसर भी आपका क्या होना चाहिए? आपका नाउन फॉर्म में ही होना चाहिए, है ना? यानी कि वो आपका देखो अनक्लियर क्या है, समझो इस चीज को। अनक्लियर, क्लियर आपका एडजेक्टिव है, अनक्लियर भी आपका एडजेक्टिव है। अगर मैं एम्बिगुअस पूछती, एम्बिगुअस, OUS, तो ये हो जाता आपका अनक्लियर इसका आंसर। बट मैंने वहां पे आपको एडजेक्टिव नहीं, मैंने नाउन फॉर्म पूछा एम्बिग्विटी। आप मुझे अनक्लियर मार्क नहीं कर सकते। या तो अगर वहां पे मैंने इसका नाउन फॉर्म बना दिया होता अनक्लियरनेस, तो आप मार्क कर सकते थे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इवन फिर मैंने वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखा कि फिर भी आप लोग गलत आंसर मार्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें थोड़ा और सीरियस होना है, अटेंशन के साथ में हमें काम करना है। डन है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जैसे अब आपको ये चीज़ समझनी है कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि बोलना है तो कुछ भी बोलना है, करेक्ट ही तो बोलना है ना यार। आफ्टर ऑल हमें सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे स्पीकर के लिए ना कि कोई हमारा मजाक बनाए कहे चलो ठीक है अभी लर्निंग स्टेज पे है। अगर लर्निंग स्टेज पे हम गलत कर रहे हैं तो हम आगे भी तो गलती करेंगे। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा गया है नाउन फॉर्म, तो आप आंसर भी नाउन फॉर्म में ही करेंगे। अनक्लियर सही है बट वो एडजेक्टिव है वहां पे। एम्बिग्विटी नाउन है तो आप मुझे नाउन में बताएंगे। अगर मैंने अनक्लियरनेस ऑप्शन, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने वो ऑप्शन दिया था। जब मैं क्वेश्चन बनाती हूँ तो बहुत सोच समझ के मैं ध्यान में रखती हूँ कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज करेंगे। मुझे याद था आप अनक्लियर पक्का मार्क करोगे और आपने वही किया। ऐसे नहीं करना है। डन है जी। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूशियल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? क्रूशियल। अच्छा एक सेकेंड, हाँ। क्रूशियल का मतलब यार ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, आई होप आपको लर्न ही हो गया होगा। क्रूशियल का मतलब वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, की है, वो मेजर रोल प्ले करती है, क्रिटिकल है, वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल, फंडामेंटल, नेसेसरी, है ना? क्रूशियल है वो चीज़। अगर एंटोनिम देखेंगे तो माइनर है, हल्का फुल्का सा है, अनइम्पॉर्टेंट है, ट्रिवियल है, छोटा मोटा सा है, इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। तो इट इज़ क्रूशियल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द प्रॉब्लम इज टैकल्ड इमीडिएटली। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत डील किया जाए। यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ टैकल्ड? इट्स डील, is dealed immediately. And now what are the parts of speech of crucial? It's adjective. It's adjective. सी आई एम completely अगेंस्ट दिस थ्योरी कि स्पोकन में आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने अच्छे आप स्पीकर बनना चाहते हैं, जितने अच्छे आप राइटर बनना चाहते हैं, जितने जैसे कि आप एक बहुत परसुएसिव तरीके से अपनी बात को कहना चाहते हैं, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि रटी रटाई इंग्लिश आप बोल रहे हैं, उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। आई शेयर यू माई ओन इंसिडेंट्स और है ना, मेरे स्कूल का एक हुआ था, कुछ कांड हुआ था, वो मैं बाद में कभी बताऊंगी, लंबा हो जाएगा नहीं तो फालतू में। तो मैं बताऊंगी कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही डायरेक्शन में स्टडी करना, सही तरीके से पढ़ाई करना। नहीं तो हमको लगता है हम बोल तो रहे हैं, हम तो इंग्लिश ही बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, बट हमें क्या पता हम खुद ही बहुत गलत बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हर चीज़ को हम ध्यान से पढ़ें। एज अ टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, आपको मैं हर चीज़ करेक्ट तरीके से पढ़ाऊँ। राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा? सरपास। सरपास का मतलब क्या होता है? वो जो चीज़ है ना, जैसे आपकी परफॉर्मेंस ने अगर सरपास कर दिया, तो आपकी परफॉर्मेंस ने दूसरों को सरपास कर, तो मतलब जैसे एक स्टैंडर्ड सेट होता है और उसके ऊपर निकल जाना, एक स्टैंडर्ड के ऊपर निकल जाना,
है ना? सरपास कर देना मतलब उससे बेहतर परफ़ॉर्म करना, टू डू करना या होना। एक अच्छा करना या आप दूसरों से आप अच्छे हैं या जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो चीज़ होना। सरपास कर दिया मतलब वो उसको एक्सीड कर दिया, उसके ऊपर निकल गया, आउटडू कर दिया, आउटगो हो गया, आउटगो होगा यहाँ पे सिर्फ़ आउट कहाँ गो कहाँ से आ गया? आउटगो उस ओह! गो बियॉन्ड भी हाँ, गो उसके परे चले जाना। जैसे कि एक कट ऑफ आती है, कट ऑफ में एक मार्क होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 70% 70 मार्क्स जितने भी स्टूडेंट्स के आएँगे, वो इसके वो पार हो जाएँगे। लेकिन आपने सारे क्राइटेरियाज़ को सरपास कर दिया मतलब ये कट ऑफ के लेवल को भी आप सरपास करके चले गए। ही सरपास्ड द गोल ही सेट फॉर हिमसेल्फ। तो वो गोल जो इसने अपने के लिए खुद के लिए सेट किया था उसी को उसने सरपास कर दिया। मतलब सपोज करो कि आप एक अपना चेकलिस्ट बनाते हैं, आपने सोचा कि अब मैं चेकलिस्ट में आपने आज का टू डू बनाया, टू डू लिस्ट बनाया और इसमें आपका था कि आज मैं ना 13 घंटे स्टडी करूंगा नॉन स्टॉप, है ना? नॉन स्टॉप इन द सेंस कि आज पूरे 24 आवर्स में से मैं 13 आवर्स एकदम आपका रिगरस स्टडी करूँगा और आपने 13 आवर्स सेट किए थे और आप पढ़ गए 14 घंटे। तो आपने जो अपने लिए गोल सेट किया था उसको सरपास कर दिया मतलब उससे बेहतर आप निकल गए, उससे अच्छा आपने परफॉर्म किया, उसके ऊपर आप निकल गए। सरपास हमेशा ऊपर निकलने के सेंस में बात करता है। आप उससे बेहतर चले गए, उसके ऊपर चले गए, उस लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया। सरपास, सरपास का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। ही सरपास्ड, देख सकते हो ना वर्ब का सेकंड फॉर्म के रूप में हमने यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना। याद आया? जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक्सेलरेट, इंटेंसिफाई। एक्सेलरेट का ऑपोजिट में हमने नहीं लिखा था क्योंकि वो हमारा एक सिनोनिम हमें मिल रहा था, बहुत सारे सिनोनिम्स हमें मिल रहे थे। तो उस चीज़ को आप लेसन कर रहे हैं, लेसन वहाँ लिखा था, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया मैंने जानबूझ के। तो लेसन हो गया, उसको कम कर रहे हैं आप, डिक्रीज़ कर रहे हैं, एलिविएट उसको शांत करना, कम करना, रिलीफ देना आप उसको, रिलीव, सूद, पेसिफाई, ईज़, सॉफ़न, एले, एस्वेज। अब आपको पता है ये चीज़ आपको याद हो गई होगी जैसे सॉफ्ट है, लेस है, ये आपके एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव में हम ईएन लगा देते हैं तो ये वर्ब बन जाता है, तो सॉफ़न हो गया, लेसन हो गया, है ना? एले, एस्वेज, सूद, पेसिफाई, एलिविएट, मॉलिफाई। इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, उसको डिक्रीज़ करना, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना। सो टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, उसको कम खतरनाक है वो चीज़ तो उसको जैसे एंटीडोट ले लिया तो उसका जो खतरा है वो कम हो गया, उसको अनप्लीज़ेंट है उसको कम, आप उसको लेस अनप्लीज़ेंट बना रहे हैं। है ना? हमारा बोलने का तरीका ऐसे होता है ना कि अगर हम अपनी जैसे आग में घी डालना तो आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, लेकिन आपने इस तरीके से बात को बोला कि जो अनप्लीज़ेंट तो थी बट उसको आपने थोड़ा जैसे अ, एक होता है ना, मैं भूल रही हूँ वो शब्द की अनप्लीज़ेंट बात को थोड़ा घुमा के बोलना। हाँ, यूफ़ेमी होता है ना, यूफ़ेमिज़्म, यस यूफ़ेमिज़्म होता है, यस करेक्ट। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएँगे? इंटेंसिफ़ाई उसको बढ़ा देना, एक्सेलरेट, एग्रावेट या इंक्रीज़ हो गया। तो शी वाज़ ट्राइंग टू मिटिगेट हर एंगर, तो वो क्या कोशिश कर रही थी जो उसका गुस्सा है, सपोज़ माँ है, माँ हमारी गुस्सा हो गई है, तो अपनी माताजी के गुस्से को शांत करने की कोशिश वो कर रही थी। वहाँ पे लो लेकिन उसने एक्सेलरेट कर दिया था उस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ावा दे दिया था। तो शी वाज़ ट्राइंग टू मिटिगेट, मिटिगेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, क्योंकि एक्सेलरेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या था? वर्ब ही था। नेक्स्ट क्या है हमारा? पेव द वे। पेव द वे का मतलब होता है किसी के लिए रास्ता बनाना, उसके लिए वो आपने वो सिचुएशंस क्रिएट कर दी जिसके थ्रू वो इंसान जाके उस काम को परफॉर्म कर सकता है। तो टू क्रिएट कंडीशंस दैट मेक इट इजियर फॉर, कंडीशंस वो शर्तों वाला नहीं है, कंडीशन एक सिचुएशंस आपने ऐसी क्रिएट कर दी है उसके लिए ताकि वो काम उसके लिए और आसान हो जाएगा करने में या फिर फॉर समवन टू अचीव समथिंग। जैसे कि अच्छा मैं एक बात बोलती हूँ, अगर सपोज़ कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं और अगर आपको फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट हो रहा है, फाइनेंशियली वहाँ पे रुकावट आ रही है और सपोज़ कि मेरे पास पैसा है, मैंने आपको दे दिया, तो मैंने आपके रास्ते को आसान बना दिया, आप उस रास्ते पे जाके अपना काम कर सकते हैं। तो हमने उस तरीके के एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, एक इ इस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया, जो वहाँ पे एक आपके लिए रास्ता बन गया, जहाँ से आप अपना काम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसको सूद करना, आपको फैसिलिटेट करना, उसको सिंपल बना देना, प्रमोट कर दिया उसको, आपका स्मूथ कर दिया उस काम को। तो द पीस टॉक्स पेव्ड द वे फॉर अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो दो कंट्रीज के बीच में
जो पीस टॉक्स थी उन्होंने पेव द वे, मतलब रास्ता बना दिया था एक फॉर्मल एग्रीमेंट का। तो फॉर्मल एग्रीमेंट कैसे हो पाया? पहले उनके बीच में शांति की बातचीत हुई थी, जिसने एक रास्ता बना दिया आगे के और एग्रीमेंट को साइन होने में। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रेजिलियंट। आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपका जो वेव पेव है, PAVE, ये आपका वर्ब है। वे क्या है? वे नाउन है, और द क्या है? आर्टिकल है। वे मतलब रास्ता, पाथ, ना, एक रास्ता बना देना, आप ऐसे सोच। रेजिलिएंट का मतलब हो जाता है आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप पावरफुल हैं, आप उस काम को करने के लिए आप उतने फ्लेक्सिबल भी होता है वैसे इसका मतलब। रेजिलिएंट का मतलब फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल लोग कैसे होते हैं? जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल होना भी लाइफ में ज़रूरी होता है ना? और स्ट्रांग होना भी ज़रूरी होता है। तो रेजिलिएंट का मतलब है यू आर स्ट्रांग इनफ टू डील विद इलनेस, शॉक, चेंज और एनीथिंग। एनीथिंग उससे आप डील कर सकते हैं, आप उससे बाहर निकल सकते हैं, उतने स्ट्रांग आप हैं। सो यू आर रेजिलिएंट। रेजिलिएंट, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका रेजिलियंस होता तो नाउन होता, इसका एडजेक्टिव है। स्ट्रांग होना, टफ हो आप, हार्डी हो, रोबस्ट मीन्स एकदम स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, मस्कुलर हो आप, ठीक है जी। और कमज़ोर हो, वल्नरेबल मतलब आप कमज़ोर हैं, सेंसिटिव हैं आप। तो लाइफ कैसी है? लाइफ हार्ड है, लाइफ इज़ हार्ड, सो यू हैव टू बी रेजिलियंट, यू हैव टू बी स्ट्रांग। एब्सोल्युटली यार, वी ऑल हैव टू बी स्ट्रांग, अदरवाइज तो कोई भी आके कुछ भी बकवास कर देगा। तो वी हैव टू बी स्ट्रांग। लाइफ तो हार्ड है ही, लेकिन हमें तो मजबूत होना पड़ेगा ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिबिलिटेट। आपको पता है हम मजबूत कैसे बनते हैं? मजबूत बनने के देखो पहले तो हमारा ब्रेन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। हम अपनी बॉडी को खाना खिलाते हैं, तो वैसे हम अपने ब्रेन को खाना खिलाना है। ब्रेन को खाना कैसे खिलाते हैं? दैट आई एम वेरी स्ट्रांग, ना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अच्छे सेंस में बोलने का है। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो मैं इसको फेस करने के काबिल हूँ। आप, मेरे को भगवान ने सारी बॉडी सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है ना, तो यानी कि मैं ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट हूँ। अब जो मुझे इस लाइफ में चाहिए वो मैं खुद अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ। आपको, अगर आप सही तरीके से अपना काम करेंगे तो आप, हो जाएगा। मुश्किलें आएंगी लेकिन वो हो जाएगा। आपको बस यही सोचना है कि आई एम वेरी स्ट्रांग। ये सिचुएशन स्ट्रांग नहीं है, ये प्रॉब्लम्स स्ट्रांग नहीं है, आई एम स्ट्रांग, आई विल ओवर पार दीज प्रॉब्लम्स। यस, यू ऑल हैव टू बी रेजिलियंट, आई एम वेरी रेजिलियंट, यस। नहीं तो कहाँ जिंदगी में यार मौका मिलता है हमको इतना कुछ कर पाने का, है ना? हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है हमारा डिबिलिटेट। हर कोई हमें कमजोर करने वाला तो हर कोई आ रहा है, रेजिलियंट हमें खुद बनना पड़ेगा। तो आपका डिबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर करने वाला। सो टू मेक समवन और समथिंग फिजिकली वीक। तो क्रिपल, आपने उसको एकदम अपाहिज बना दिया, क्रिपल कर दिया, डिसेबल हो गया, अंडरमाइन कर दिया, उसको कमजोर कर दिया। ताकत कौन ही दे रहा है? स्ट्रेंथन, आप खुद को स्ट्रेंथ करिए, खुद को फोर्टिफाई करिए, इतना मजबूत बना लीजिए अपने चारों तरफ में कि कोई भी बाहरी चीज आपको नुकसान ही ना पहुंच पाए। अपने आप को एनर्जाइज रखिए, है ना? डिसीज जो होती है, जो बीमारी होती है, वो पेशेंट को क्या कर देती है? कमज़ोर बना देती है, डिबिलिटेट्स कर देती है, और उसको लीविंग देम वेरी वीक, और उसके बाद वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनका विल पावर ही है जो उनको बचा सकता है आगे, राइट? चलिए अब पढ़ाई करें, अब हम आगे करते हैं आर्टिकल। इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है कि वो प्रायोरिटाइज करे प्रिवेंटिव केयर को। प्रिवेंटिव आप जानते हैं ना, प्रिवेंट वर्ब होता है, अगर आईवी हटा दें तो ये एडजेक्टिव है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को स्टॉप करना, उसको रोकना, है ना? उसको स्टॉप करना। केयर नाउन है, नाउन के बारे में बता रहे तो एडजेक्टिव हो जाता। प्रिवेंशन हो जाता इसी का निरोध, आपने पहले से ही उसके लिए उपचार कर लिया, उपचार, तो वो नाउन हो जाता। प्रिवेंटिव एडजेक्टिव है, प्रिवेंट वर्ब है। इंडिया को ज़रूरत है कि वो प्रायोरिटाइज करे, मतलब उसके ऊपर में प्रायोरिटाइज करना मतलब उसको महत्वपूर्ण बनाना, उसको इम्पोर्टेंस देना। प्रिवेंटिव केयर को मतलब बीमारी होने से पहले ही हमें उसका बचाव करना है। इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने का। तो लेट्स सी, इंडिया क्या है? फेस कर रहा है हेल्थ केयर क्राइसिस दैट इज ग्रोइंग बोथ इन स्कोप एंड कॉस्ट। तो इंडिया फेस कर रहा है हेल्थ केयर क्राइसिस, मतलब प्रॉब्लम्स जो ग्रो कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो स्कोप में हो, मींस वो नंबर्स में हो, या फिर वो कॉस्ट में हो, दोनों तरफ से ही इंडिया हेल्थ केयर क्राइसिस को फेस कर रहा है।
वी फेस एन अलार्मिंग डाइकॉटमी टुडे। आज हम एक ऐसी डाइकॉटमी को फेस कर रहे हैं। अलार्मिंग मीन्स चिंताजनक, थ्रेटनिंग। अब डाइकॉटमी देखें क्या है। डाइकॉटमी मतलब दो ऐसी बातें जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के जस्ट ओपोजिट हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन। While life expectancy of Indians is expected to increase further, many are facing disease burden earlier. अब देखो, समझ के देखो इसको। वाइल, जबकि जो लाइफ, जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जो हमारी उम्र है, वो बढ़ रही है। मतलब मान लो कि जो लोग हैं अब वो 80 साल तक जी रहे हैं, 90 साल तक जी रहे हैं, तो एवरेज मान के निकाल लेते हैं कि 80 तक का जो एवरेज है लोगों के, जो मृत्यु दर है वो 80 तक है। मतलब 80 तक लोग जा रहे हैं, इस एज तक आ रहे हैं लोग। लाखों लोगों की जो ज़िंदगी की जो मतलब पूरी उम्र है वो बढ़ रही है। जैसे मान लेते हैं कि अगर लोग जल्दी ही, जिनकी जल्दी जल्दी डेथ हो जा रही है, तो 60 पे अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गई, तो मतलब लोग बहुत जल्दी मर जा रहे हैं। 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, 70 की उम्र में। तो एवरेज निकाल के आया तो 60 आया। लेकिन अगर 80 आ रहा है तो इसका मतलब जनरली लोग कितने के बाद ही जिनकी डेथ हो रही है, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से। तो एवरेज आया 80। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, आगे बढ़ रही है। लेकिन जो लोग हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, बर्डन अर्लियर फेस कर रहे हैं। मतलब बीमारियां वो पहले ही देख रहे हैं। तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोगों की उम्र बढ़ रही है, लेकिन बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो ये आपस में डाइकॉटमी नहीं हो गया। उम्र बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, कैसे हो सकता है? अगर बीमारियां बढ़ेंगी तो उम्र तो घटनी चाहिए। तो ये आपस में क्या हो गया है, डाइकॉटमी हो गया है। As the country sees an alarming rise in non communicable diseases such as heart disease, stroke, diabetes, and cancer, the financial burden on individuals and the healthcare system continues to accelerate. तो जैसे कि जो कंट्री है वो देख रहा है, उसमें अलार्मिंगली, मतलब चिंता के रूप में राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल मतलब वो हो जाती है जो आपकी जैसे जुकाम है, ये आपका कम्युनिकेबल है। आपने छींका, अगर जो आपके ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो बाकी लोगों को भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल है जो ट्रांसफर नहीं हो रही है, वो ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे हार्ट डिसीज आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फीवर आपका कम्युनिकेबल डिसीज में आ जाता है ना, वो जो ट्रांसफर हो जाती है। तो अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। जैसे कि हार्ट डिसीज तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं, लोगों को स्ट्रोक आ जाना, डायबिटीज़, कैंसर, ऐसी जो बीमारियां हैं जो इंडिया में बहुत चिंताजनक रेट पे बढ़ रही हैं। जिससे क्या हो रहा है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है इंडिविजुअल्स, मतलब लोगों के ऊपर में, और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एनसीडीज यानी कि आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो हैं अकाउंटेड फॉर, मींस इक्वल टू, इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो अराउंड 65% ऑफ ऑल डेथ्स इन 22। तो 2022 में जो टोटल डेथ हुई हैं उसका 65% तो डेथ जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हुई हैं। मतलब अगर टोटल 100 लोगों की डेथ हुई है तो उसमें से 65 ऐसे लोग हैं जो इन बीमारियों से भरे हैं। जैसे हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपका डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, इस तरीके की उनकी डेथ हुई है। अप फ्रॉम अबाउट 50% इन 2010 टू 2013। और ये जो है ये 50% और बढ़ गया। मतलब 65% अभी इस वाले में दिखा रहा है। तो 2010 और 2013 के अगर रिकॉर्ड में देखें तो उसके रिकॉर्ड के कंपेयर में एट प्रेजेंट उस रिकॉर्ड, जैसे पहले अगर 60% लोग, जो लोग थे वो नॉन कम्युनिक बेसिक ले लेते हैं, 100 लोग थे वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मर रहे थे, तो अब उसमें 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब टोटल 150 लोग हो गए हैं। As per the National Family Health Survey, the prevalence of risk factors for NCDs is worryingly high. तो रिस्क फैक्टर ऑफ प्रीवैलेंस, प्रीवैलेंस मतलब कोई चीज़ जो फैल रही है, जो प्रीवैलेंट है मतलब जो वाइड स्प्रेड है। प्रीवैलेंस नाउन हो गया प्रीवैलेंट का। फॉर एनसीडीज इज वरिंगली हाई, मतलब वही चिंताजनक है ना। और 1 in 4 अडल्ट, 4 अडल्ट मैन में से अगर एक मैन को अगर देखा जाए तो वो आपका, उसका हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर है उसका। और अगर 8 में से एक लोग जो है वो डायबिटिक है, तो माय गॉड, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग ना। अपनी हेल्थ पे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। फर्दर और इसके आगे जैसे ब्रेस्ट है, लंग है, आपका सर्विकल कैंसर है, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं।
with the median age of diagnosis occurring earlier than global average. Millions of people who are facing these conditions could have been managed better at often lower cost had they been diagnosed earlier. आपको पता है इसमें बहुत अच्छी ग्रामर छिपी हुई है। चलिए अभी हम अपने आप को कंट्रोल करते हुए आपको बस बेसिक तरीके से ऊपर ऊपर से समझाते हैं। देखो, बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल जो इन प्रॉब्लम्स को, इन कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, कुड हैव बीन मैनेज्ड, इन प्रॉब्लम्स को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे, कर सकते हैं, ठीक है। एट, अभी देखो ये कॉमा के अंदर दे दिया तो इसको काट देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ रहे अभी हम लोग। हैड दे बीन डायग्नोस्ड अर्लियर, हैड दे बीन डायग्नोस्ड अर्लियर का मतलब पता है, यहाँ पे ये जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है। हैड दे बीन डायग्नोस्ड अर्लियर ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर उन्होंने, उनका जो डायग्नोस्ड है यानी कि जो प्रॉब्लम का पता लगाना है, अगर उन्होंने वो प्रॉब्लम का पता पहले ही लगा लिया होता, कंडीशन है ये, तो जो प्रॉब्लम से जो वो अभी सफ़र कर रहे हैं उसको वो बेहतर मैनेज कर सकते थे। ये कंडीशन है कि अगर उन्होंने प्रॉब्लम का पता पहले लगा लिया होता तो वो इस चीज़ को ऐसे मैनेज कर सकते थे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये बना है। आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं तो बता देना ये कौन सा टाइप ऑफ कंडीशनल है, इसका थोड़ा इजीएस्ट फॉर्म बना के मुझे इसके एक दो एग्जाम्पल आप बता देना। ये समझ में आया, एट ऑफन लोअर कॉस्ट और लोअर कॉस्ट पे भी। सो इसका मतलब अब मिलियंस ऑफ पीपल जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कुड हैव बीन मैनेज्ड बेटर, वो इस सिचुएशन को और बेहतर मैनेज कर सकते थे अगर वो इस प्रॉब्लम को अर्लियर स्टेज पर ही डायग्नोस कर पाते तो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम रिएक्टिव ट्रीटमेंट टू प्रोएक्टिव प्रिवेंशन इज क्रूशियल। अगर हम देखो यहाँ पे बोला है कि जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, अगर वो अपनी प्रॉब्लम को पहले ही उनको पता लग जाता कि वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली बेहतर ढंग से मैनेज हो सकता था, कम कॉस्ट लगती वहाँ पे, कम प्रॉब्लम आती लोगों की ज़िंदगी में। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए जो हमारा फोकस है उसको हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है रिएक्टिव ट्रीटमेंट से प्रोएक्टिव ट्रीटमेंट। मतलब रिएक्टिव ट्रीटमेंट मतलब प्रॉब्लम होने के बाद अब उस ट्रीट कर रहे हैं तो वो आपका रिएक्टिव ट्रीटमेंट हो गया। प्रोएक्टिव प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब बचाव हो गया, आप उसको बचा रहे हैं। तो पहले ही आप एक्टिव हो गए और आप उसका बचाव कर रहे हैं। बीमारी होने से पहले, उस बीमारी के बड़े होने से पहले अगर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये ये क्रूशियल है। इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो उसको और बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल ही वो लोग बच सकते हैं, है ना? और इमोशनली वो बच सकते हैं और लाइफ तो बच ही सकती है। नॉट ओनली टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स बट ऑल्सो टू कंट्रोल ओवर एवर इंक्रीजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंसिव। नॉट ओनली टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स, इस ना ही सिर्फ इससे आपके हेल्थ आउटकम्स को आपका फ़ायदा होगा, बल्कि इससे जो आपके जो इंक्रीज हो रहे हैं हेल्थ केयर एक्सपेंसेस वो भी तो कम हो जाएंगे ना। यहाँ पूरा समझ में आ रहा है कितना अच्छे तरीके से लिखा गया है ये। आगे देखें, अ ग्रोइंग इकोनॉमिक बर्डन। अब जब प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमी, जो हमारा पैसा है उस पर भी बर्डन हो रहा है, वो भी उस पर भी बोझ बन रहा है, उस पर भी हैवी हो रही हैं चीज़ें। अ यूनियन बजट, यूनियन मीन सेंट्रल बजट फॉर 2024 एलोकेट, एलोकेट करना मतलब उसको वो चीज़ निर्धारित करना, उसको वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना। 87,657 करोड़ उन्होंने दिया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। तो 87,657 करोड़ दिया गया था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, जो आपका 13% का इंक्रीज हुआ था प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। ठीक, आपको बस एक काम करना है, इस पूरे आर्टिकल को सेल्फ रीड करना है तो आपको और बेहतर चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। वाइल दिस इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड, हालांकि ये एक अच्छा स्टेप है, आगे की तरफ है, पिछले प्रीवियस से अच्छा ज़्यादा पैसा दिया गया 13%। एक्सपर्ट लेकिन इस बात को कहते हैं कि ये जो एलोकेशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अभी भी इनसफिशिएंट है गिवन द स्केल ऑफ इंडियाज़ हेल्थ चैलेंज। जो इंडिया के जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो ये एलोकेशन है वो अभी भी कम है, वो इनसफिशिएंट है। गिवन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इस बात को ध्यान रखते हुए, इस बात के मद्देनज़र वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है, उन्होंने क्या ऐसा अज्यूम किया है कि जो इकोनॉमिक बर्डन है ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का इंडिया में वो 280 लाख करोड़ को
2030 तक सरपास कर देगा, इसके ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो कॉस्ट है ये किस चीज़ के इक्विवेलेंट है? 2 लाख पर हाउस होल्ड, मतलब एक घर में 2 लाख का खर्चा आ जाएगा हेल्थ के ऊपर में। ये जो एक्सकलेटिंग कॉस्ट है, ये जो बढ़ती हुई कॉस्ट है, और किसके कारण? ड्रिवन बाय मीन्स ड्यू टू, किसके कारण? राइजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्टिविटी लॉसेस, इट poses a severe threat to financial stability, particularly for middle and lower income families. तो ये जो आपका बीमारी के ऊपर में जो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से? हेल्थ केयर एक्सपेंसेस की वजह से। इससे क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है। ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये क्या एक आपका दे रहा है? एक सीवियर, मतलब बहुत सीरियस एक थ्रेट है, एक चेतावनी है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, और खास करके मिडिल एंड लोअर इनकम फैमिलीज के लिए। आप जानते ही हैं, लोअर मिडिल फैमिलीज जो होती हैं वो, उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइट बजट होता है, और अगर उसमें से फैमिली में से कोई भी बीमार हो जाता है तो पूरी लाइफ बहुत लंबे, कई महीने उसमें गुजर जाते हैं उसको मेंटेन करना। इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। रेगुलर स्क्रीनिंग्स, especially for high risk individuals, could significantly reduce the incidence of serious, life threatening, and debilitating conditions and its resultant cascading economic and social effects. रेगुलर स्क्रीनिंग मतलब रेगुलर आपका चेक करना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खास करके वो जो हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं जिनको ये समस्या ज़्यादा हो सकती है, ये सिग्निफिकेंटली, ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है सीरियस प्रॉब्लम्स के इंसिडेंट्स को, लाइफ थ्रेटनिंग जो आपकी ज़िंदगी पे ही बन आए, और डिबिलिटेटिंग आपकी ऐसी आपको कंडीशंस क्या करता है? कमज़ोर कर देगा। देखो यार, जो पर्सन बीमार है अगर वो अर्न कर रहा है तो उसकी अर्निंग तो ख़त्म हो ही गई। अब उसकी अर्निंग खत्म हो जाने से मतलब अब एक स्टेप से कई सारे स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं। सोचो उसकी अर्निंग पे पूरी फैमिली ही डिपेंडेंट हो तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। और ये कंडीशंस को क्या कर देगा? कमज़ोर बना देगा। उस फैमिली, जो वो फैमिली है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। और इससे क्या होगा? कैस्केडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट होगा। कैस्केडिंग का मतलब हो जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक साइकिल, एक चेन। चेन में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट होती है, इंटरकनेक्शन बना हुआ है। अब यार देखो, अगर बंदा कमा रहा है, वो बीमार हो गया, या कोई भी पर्सन बीमार हो जाए यार, अगर अर्निंग पर्सन को छोड़ो कोई भी हो जाए, मदर है, मदर नहीं अर्न कर रही बट अगर वो बीमार हो जाए पूरा घर उथल-पुथल हो जाएगा। लाइक सबकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो इससे क्या है? इससे कैस्केडिंग इफेक्ट है, इससे इंटरकनेक्टेड इफेक्ट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, सोशल इफेक्ट्स होंगे। तो इन अ लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क ओ फॉर एवरी 1000 पीपल स्क्रीन, अगर उन लोग की जांच की जाती है तो कम से कम 3 ऐसे लोग हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं कि हाँ उनके अंदर प्रीएम्प्टिव कार्डियक और कैंसर इंटरवेंशंस हैं। मतलब ये उनके अंदर सिम्टम्स निकलते हैं। अगर उनको 1000 लोगों को अगर स्क्रीन किया गया है, उनको चेक किया गया है, तो 3 लोग हैं जो प्रॉब्लम से, आपके उनमें प्रॉब्लम्स निकलती हैं। तो प्रीएम्प्टिव क्या हो जाएगा? आपका बचाव हो जाएगा। अगर पहले ही पता चल गया तो उसके इंटरवेंशंस लिए जाते हैं, उसको रोका जा सकता है। इसके लिए हमारा क्या रास्ता है आगे का? फॉरवर्ड मीन्स आगे का, फ्यूचर में क्या रास्ता है? हमें ज़रूरत है कि हम प्रायोरिटाइज़ करें प्रिवेंटिव केयर को, ताकि जो हम मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें, जो इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बर्डन है क्रॉनिक डिसीज़ का। क्रॉनिक मतलब ऐसी बीमारियां जो लंबे समय से चलती आ रही हैं। क्रॉनिक का मतलब वही होता है जो लंबे समय से चलता आ रहा है। Three-pronged approach can potentially drive a change in the adoption of preventive health service. थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच का मतलब है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। कई सारे जो आप स्टेजेस पे जो अप्रोच है, ये पोटेंशियली आपका चेंज ला सकती है प्री एम्प्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज पे। अब ये थ्री प्रॉन्ग मतलब जैसे कि आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि उन्हें उन्हें अपनी जो हेल्थ है उसका स्क्रीन, मतलब उसका चेकअप करवाना चाहिए, रूटीन चेकअप होना चाहिए। अब सरकार इसके फायदे जैसे यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट वी नीड टू स्ट्रेंथन अर्ली interventions capabilities through the Ayushman health and wellness centers, including capturing trends effectively and enabling risk driven targeted screening using AI enabled imaging modalities to offer lower cost screening at scale. सबसे पहले हमें स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करना होगा अर्ली आपके इंटरवेंशंस, जैसे कि आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे।
जिसमें आपके कैप्चरिंग ट्रेंड्स इफेक्टिवली, इनेबल मीन्स अलाउइंग रिस्क ड्रिवन टारगेटेड, कि हाँ इन इन यहाँ पे ये लोग हैं, इनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनको आप उनका चेकअप करिए, है ना, एआई के थ्रू। और लोअर कॉस्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि हमें इम्प्रूव करना है द अडॉप्शन ऑफ स्क्रीनिंग एट प्राइवेट सेंटर्स बाय एंकरेजिंग इंश्योरर्स एंड प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर टू ऑफर अ सब्सिडाइज मिनिमम स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर एवरी इंडिविजुअल बिटवीन 40 to 60 ईयर। और उसके बाद हमें सेकंड पे क्या ज़रूरत है कि हमारी जो स्क्रीनिंग है उसको प्रोसेस को आसान बनाना है और सस्ता बनाना है ना? आसान और सस्ता होगा तभी तो लोग उसको करवा पाएँगे ना, अदरवाइज़ यार देखो ये एक बहुत बेसिक सी बात है। हम लोग ना जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो बहुत बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जी रहे होते हैं, तो वो नहीं करवाएंगे स्क्रीनिंग। अगर गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करेगी, गवर्नमेंट अगर इसे इनिशिएट करेगी, अगर बोलेगी कि हाँ अगर, अब यार एक बात बताओ, 1,000 रुपए अगर आप इसको अचानक से आप किसी के जेब से ले लो तो वो परेशान होगा, क्योंकि उसका बजट ही नहीं है 1,000 रुपए खर्च करने का। बड़े आदमी को लगेगा 1,000 रुपए क्या होता है। सच में सोच के देखो छोटे पर्सन के बारे में, है, मेहनत कर रहा है, उसको 1,000 रुपए नहीं है अपनी हेल्थ को देने का, कहेगा जब प्रॉब्लम होगी देख ली जाएगी। बट अगर सरकार इसमें रखेगी कि नहीं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सब्सिडीज हैं इसके ऊपर में, तो इससे क्या होगा कि लोग वो करेंगे कि हाँ चलो ठीक है करवा लेते हैं। ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपकी जो महिलाएँ हैं, जो आपकी 40 साल के बाद की हैं, उनके लिए क्या करवाना बहुत ज़रूरी है? मैमोग्राम। मैमोग्राम क्या होता है? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक्स-रे होते हैं जिससे उनका जो ब्रेस्ट है, उसका एक्स-रा होता है, जिससे क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं, डायग्नोज़ कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। आप जानते हैं महिलाओं के अंदर में ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसको उनको ये पहले ही हम उन्हें अवेयर कर सकें, उनको ये चीज़ दे सकें, तो हो सकता है कि अगर वो अर्ली स्टेज पे हो तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी एनुअली और वंस इन 2 ईयर्स बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर्स, एक्सप्लोरिंग पार्ट इंक्लूडिंग थ्रू एलोकेशंस फ्रॉम प्रोसीड्स फ्रॉम द हेल्थ केयर। आपका सेस का मतलब टैक्स होता है, और द प्रपोज्ड 35% जीएसटी स्लैब ऑन टोबैको एंड शुगर प्रोडक्ट कैन हेल्प रिड्यूस फंडिंग नीड्स। यहाँ पे ये हो गया कि ये जो है, ये जो आपका मेमोग्राम है, ये आपका ज़रूरी है कि इसको साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार करवाना ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक्सप्लोरिंग पार्ट फंडिंग, अब पार्ट फंडिंग में जैसे अब एक फंडिंग हो गया, उसके अलावा और हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि देखो, अब जो थ्रू एलोकेशन फ्रॉम प्रोसीड्स फ्रॉम द हेल्थ केयर सेस, अब इसके ऊपर में टैक्स लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर का पैसा भी तो यहाँ एलोकेट किया जा सकता है। या जो 35% का जो जीएसटी लगा हुआ है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में, उससे जो पैसा आ रहा है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों की जेब से आप डायरेक्टली पैसा निकालना इम्पॉसिबल है, बट आप ऑलरेडी उनसे तो ले ही रहे हैं ना, टैक्स के फॉर्म में, जीएसटी के फॉर्म में, तो वो जो पैसा है वो आप यहाँ पे आप एलोकेट कर सकते हैं, जो आप कंप्लीटली हेल्थ केयर में जा रहा है। उसके अलावा ये इस तरीके से आप पैसा और दे सकते हैं। तो अगर आपका क्या होगा, लोगों को अगर नहीं पैसा खर्च होगा तो वो डेफिनेटली अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो परेशान होना चाहता है? Finally, the increase in tax deduction limit can further incentivize people to complete comprehensive health is checks, ना? तो हेल्थ टैक्स डिडक्शन लिमिट, और इससे क्या हो सकता है, वो और लोग इससे इंसेंटिवाइज होंगे, मोटिवेट होंगे कि वो अपनी जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मींस कंप्लीट हेल्थ चेक करवा सकें। आप लोग सच बताना, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच में अपनी हेल्थ का कंप्लीट कभी चेकअप करवाया हो? फीवर आ गया तो फीवर की मेडिसिन ले ली, सर दर्द हो रहा है सर की मेडिसिन ले ली। कभी हमने बस ऐसे अपनी जानकारी के लिए कि पूरी बॉडी सही है कि नहीं, कभी कराया है हेल्थ चेक? जरा बताना कितनी फैमिली, आप लोग बताइएगा। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस। By prioritizing preventive care over reactive treatment, India can pave the way for healthier and more economically resilient future. Absolutely. प्रिवेंटिव केयर, प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका बचाव कर लें, रिएक्टिव ट्रीटमेंट की बजाय, तो हम जो इंडिया है वो एक रास्ता बना सकती है, एक हेल्दियर, एक और हेल्दी और मोर इकोनॉमिकली पावरफुल फ्यूचर के लिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी हमारे सबके लिए, है ना? और आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं इसमें फालतू का ज़्यादा ज्ञान अभी नहीं दे सकती।
अगर हाँ, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली कंप्लीट हेल्थ का चेकअप करवाना ज़रूरी है। अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो करवाना ज़रूरी है। मैनेज कर सकते हैं तो भी करवाना ज़रूरी है। बट अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर अलग बात है। बट अगर अफ़ोर्ड हो रहा है तो रिस्क नहीं लेना है। मैनेज कर पा रहे हो कि थोड़ा-थोड़ा पैसा बचा के भी मैनेज हो पा रहा है तो करवा लेना ज़रूरी है। आपके फादर हैं, मदर हैं, आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो अर्ली अगर हमें प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो हम उनको बचा सकते हैं, फैमिली को तबाह होने से रोका जा सकता है। तो ये चीज़ पे थोड़ा आप ही लोग को जागरूक होना, हमें खुद जागरूक होना। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, आपको वोकैब्युलरी अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक एंड शेयर करने बिना बिल्कुल नहीं जाना है, टेलीग्राम जॉइन कर लेना है। जस्ट अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दूँगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखना। बाय।